हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फाइनल फिश। इस कहानी की शुरुआत एक जवान लड़की से होती है जिसे उसका बॉयफ्रेंड उसके घर तक छोड़ने आया होता है। लड़की घर में जाने के बाद वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगती है। तभी उसे अपनी माँ के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ बिस्तर पर दो टुकड़ों में पड़ी होती, मानो किसी ने उसे बीच में से ही काट दिया हो। ये देखकर वो लड़की डर से कांपने लगती है और तभी उसके पिता उसके सामने एक तलवार लेकर आ जाते हैं। वो उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लड़की अपने पिता से गिड़गिड़ाकर रहम की भीख मांगती है कि वो उसको कुछ ना करे और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी एरन नाम के एक लड़के पर शिफ्ट हो जाती है जो कि एक लॉ स्कूल ग्रेजुएट, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बावजूद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही होती है, जिससे वो काफी स्ट्रगल कर रहा होता है। वो गुजारा करने के लिए एक कॉफी शॉप में काम कर रहा होता है। यहीं पर हम देख पाते हैं कि एरन के होंठ पर एक कट का निशान है, जिससे वो अपने लुक्स को लेकर काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। इसी दौरान एरन एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचता है और यहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। एरन को ये नौकरी भी नहीं मिलती है। निराश होकर वो अपने अपार्टमेंट लौट जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसका दरवाजा नहीं खुलता है। असल में एरन ने पिछले 2 महीने से किराया नहीं भरा था, इसीलिए मकान मालिक ने उसके कमरे पर ताला लगा दिया था। एरन बेबस होकर मकान मालिक से अनुरोध करता है कि वो उसको अंदर जाने दे, लेकिन मालिक सख्ती से कहता है कि पहले $3000 चुकाओ तभी ये कमरा खुलेगा। अब एरन पूरी तरह से लाचार हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीजा का फोन आता है जो उसको बताती है कि उसके पिता का निधन हो गया है। ये सुनकर एरन भावुक हो जाता है और अगले ही दिन अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचता है, उसके पड़ोसी येट्स का कुत्ता पेडिंगटन उस पर भौंकने लगता है। येट्स कुत्ते को शांत करता है और एरन से बातचीत करने लगता है। वो उसको एक टॉन्ट मारता है, यानी कि उस पर तंज कसते हुए कहता है कि अब तुम एक बड़े वकील बन गए हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जड़ों को भूल जाओ। दरअसल पूरे कस्बे को ऐसा लगता था कि एरन शहर में एक सफल वकील बन चुका है, क्योंकि उसने सबसे यही कहा था। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता तक को भी कुछ नहीं बताया था। इसके बाद एरन अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी माँ, जिसका नाम केट है, वो उसको मिलती है। अब लंबे समय के बाद बेटे को देखकर हर माँ की तरह केट भी वही कहती है कि तुम तो बहुत दुबले पतले हो गए हो। जिसके बाद बातचीत के दौरान केट एरन को बताती है कि उसके पिता आखिरी वक्त तक उसको लेकर बातें करते रहते थे और उस पर वो बहुत गर्व महसूस करते थे। ये कहते हुए केट भावुक हो जाती है और रोने लगती। अब अगले सीन में हम उसके पिता के फ्यूनरल में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि एरन के पिता को एंटीक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वो हमेशा पुरानी और अनोखी चीजें खरीदा करते थे। जहां अगले दिन एरन अपने पिता के सामान को बेचने का फैसला करता ताकि वो $3000 जुटाकर अपना किराया चुका सके। इस काम में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लीजा भी मदद करती। इसी दौरान लीजा एरन को बताती है कि अब वो डेरिक को डेट कर रही है। एरन और डेरिक कॉलेज में साथ पढ़ते थे, जहाँ डेरिक एक बुली हुआ करता था। लीजा बताती है कि अब डेरिक बदल चुका है, वो एक अच्छा इंसान बन गया है, साथ ही में वो अभी शहर का शेरिफ भी है। तभी एरन का दोस्त टायरन वहाँ पर आ जाता है, जिसको देखकर लीजा तुरंत वहाँ से चली जाती है। एरन टायरन से इसका कारण पूछता है कि लीजा ने ऐसा क्यों किया, जिस पर टायरन बताता है कि डेरिक और उसके बीच कुछ समय पहले लड़ाई हुई थी, इसी वजह से लीजा यहाँ से उठकर चली गई। इसी बीच केट वहाँ पर आ जाती है और अपने पति के सामान को बाहर देखकर एरन से पूछती है कि वो ये सब क्यों बेच रहा है। एरन जवाब देता है कि वो ये इसलिए बेच रहा है ताकि आपकी मदद हो सके, जिस पर केट गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उसे किसी ने भी ये करने को नहीं कहा है। वो उसको ताना मारते हुए कहती है कि तुम कभी फोन तक नहीं करते थे और अब अचानक अपने फायदे के लिए आए हो। केट अपने पति की यादों को संजो कर रखना चाहती थी, इसीलिए वो एरन को सारे सामान को वापस अंदर रखने को कहती है। अब एरन अपनी माँ के सामने ये सामान बेच नहीं सकता था, इसीलिए वो चुपके से वहाँ से एक एंटिक वास उठा लेता है। रात में वो उस वास को ऑनलाइन बेचने के लिए $3000 में लिस्ट करता है, लेकिन तभी उसके टैब की स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है और बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त जेरेमी खड़ा होता है। जेरेमी शिकायत करता है कि एरन ने कभी उसको कॉल या फिर मैसेज तक नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि वो उसके लिए वीड लेकर आया है। दोनों दोस्त
रूम के अंदर जाते हैं और जेरेमी वास को देखकर कहता है कि ये काफी डरावना लग रहा है। इसके बाद वो दोनों वीट पीते हैं और शराब पीकर लीजा की बातें करने लगते हैं। इस दौरान जेरेमी एरन को बताता है कि डेरिक अभी भी अच्छा इंसान नहीं बना है, बल्कि वो लीजा को मारता पीटता है। ये सुनकर एरन को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद जेरेमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी डेरिक वहाँ पर आ जाता है। उसका व्यवहार एरन से ठीक नहीं होता। जब एरन लीजा को अच्छे से रखने की सलाह देता है तो डेरिक भी बहुत कैजुअली उसको बोल देता है कि हाँ, मैं देख लूंगा। जिसके बाद गुस्से में एरन वहाँ से निकल जाता है और एक गैस स्टेशन पर रुकता है, जहाँ पर वो एक स्क्रैच कार्ड खरीदता है। अब पहली कोशिश में उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन दूसरी बार में वो $55,000 जीत जाता है। ये उसके लिए पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। वो बहुत खुश हो जाता है कि अब वो अपना सारा रेंट चुका सकता है। घर लौटने पर उसकी माँ अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो बस अपने पति को बहुत मिस कर रही थी। वो एरन से कुछ और दिन रुकने का अनुरोध करती है, जिसको एरन मान भी लेता है। रात में येट्स का कुत्ता पेडिंगटन लगातार भौंकता रहता है, जिससे एरन की नींद खराब हो जाती है। वो खिड़की से उसको चुप होने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन येट्स गुस्से में एरन का दरवाजा खटखटाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। एरन ये देखकर चौंक जाता है कि किसी ने पेडिंगटन को बेरहमी से मार डाला था। येट्स इसका इल्जाम एरन पर लगा देता है, क्योंकि उसको पहले से ही ये कुत्ता पसंद नहीं था, लेकिन एरन निर्दोष था। रात में एरन लीजा से मिलने जाता है और बातों ही बातों में डेरिक का जिक्र छेड़ देता है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि डेरिक उसके लिए सही इंसान नहीं है, लेकिन लीजा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम बस मुझसे जलते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एरन निराश होकर घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा होता है, तभी एक गाड़ी उसको टक्कर मार देती है। कार के अंदर टायरन था, जो तुरंत उसको अस्पताल ले जाता है। अगले दिन एरन को होश आता है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसका फेस रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से ठीक कर दिया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था। डॉक्टर के जाने के बाद टायरन वहाँ पर आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन एरन उसको समझाता है कि ये बस एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। टायरन राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी वो बताता है कि डेरिक ने उसको ड्रिंक एंड ड्राइव के झूठे केस में फंसा दिया है। अब सीन डेरिक के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ये साफ हो जाता है कि वो लीजा के साथ सच में बुरा व्यवहार करता है। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि लीजा पहले टायरन को डेट कर चुकी थी। उससे पहले वो एरन की गर्लफ्रेंड थी और अब वो डेरिक के साथ थी। शायद यही वजह थी कि डेरिक को टायरन से चिढ़ थी। डेरिक और टायरन के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। इस बीच लीजा अस्पताल में एरन से मिलने आती है। अब वो डेरिक से परेशान हो चुकी थी। उसी दिन डॉक्टर एरन के चेहरे से पट्टियां हटाने वाले थे। नर्स जब पट्टियां हटाती है तो एरन शीशे में अपना चेहरा देखता है और चौंक जाता है। अब उसका चेहरा पहले से कई ज्यादा सुंदर और परफेक्ट हो चुका था। यहाँ तक कि उसके होठों पर पड़ा पुराना कट भी पूरी तरह से गायब हो गया था। अब उसको एहसास होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। पहले $55,000 जीतना, पेडिंगटन की रहस्यमयी मौत होना और अब उसका चेहरा एकदम से ठीक हो जाना, ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा था। अब एरन घर लौटकर अपनी माँ केट को आवाज लगाने लगता है, जो अपने पति की यादों में खोई हुई थी। वो उदास बैठी थी। जब एरन उसको अपना नया चेहरा दिखाता है तो उसकी माँ हैरान और खुश हो जाती है। एरन उसको बताता है कि वो अब और लंबे समय तक यहाँ पर रुकना चाहता है, जिसको सुनकर उसकी माँ बेहद खुश हो जाती है। वो कहती है कि काश उसके पिता भी उनके बीच होते, जिस बात पर एरन को भी काफी अफसोस होता है। रात में जब एरन ब्रश कर रहा होता है तो उसको शीशे में अपना एक डेमोनिक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है और डरकर जाग जाता है। ये सिर्फ एक डरावना सपना था। आज उसको लीजा के साथ बाहर भी जाना था, इसलिए वो जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाता है। उसकी माँ अजीब रूप से बहुत खुश लग रही थी, इसीलिए वो उसको अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। इसी बीच लीजा आ जाती है और फिर एरन उसके साथ बाहर चला जाता है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, जहाँ एरन लीजा से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करती है और उसको खुश रहना चाहिए। ये सुनकर लीजा काफी इमोशनल हो जाती है। वो उसे किस कर देती है। एरन की जिंदगी में अचानक से सब कुछ बदलने लगा था। उसके लौटने के बाद मानो हर खुशी उसको मिल रही थी। उधर रात में एरन अपने दोस्त जेरेमी के साथ कार में बैठकर स्मोक कर रहा होता है। तभी उसे शेड में कुछ अजीब दिखाई देता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे उसकी माँ अपने पति के साथ डांस करते दिखती है।
लेकिन उसका पिता एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा होता है। ये देखकर एरन डर जाता है और भागकर जेरेमी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन जेरेमी कार से गायब हो चुका था। वो दोबारा शेड में जाता है जहाँ पर केवल अब उसकी माँ ही होती है। एरन काफी घबराया हुआ था, जहाँ पर उसकी माँ उसको बताती है कि उसके पिता लौट आए हैं, उनकी विश पूरी हो गई। लेकिन एरन कहता है कि वो मेरे पिता नहीं है, वो कोई डीमन है। ये सुनकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, जिसे वो घर जाने के लिए कह देती है। एरन घर जाने के बजाय सीधा जेरेमी के पास जाता है ताकि वो उसको ये सब कुछ बता सके। और जब वो जेरेमी के घर का दरवाजा खटखटाता है तो उसकी माँ दरवाजा खोलती है, जो एरन को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि एरन कई सालों बाद वहां पर आया था। और जब एरन जेरेमी के बारे में उनसे पूछता है तो उसकी माँ एक चौंकाने वाली बात बताती है। जेरेमी तो 1 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुका था। ये सुनकर एरन हैरान और घबराया हुआ महसूस करता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो मेरे साथ था। जिसको सुनकर जेरेमी की माँ को लगता है कि एरन शायद पागल हो चुका है, इसीलिए वो गुस्से में उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए एरन सीधा कब्रिस्तान पहुंचता है, जहां पर उसको जेरेमी की खुली हुई कब्र मिलती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जेरेमी वहीं बैठा हुआ था। जब एरन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बस इतना ही कहता है, मैं तेरा दोस्त जेरेमी हूँ। लेकिन एरन को यकीन ही नहीं होता कि तभी जेरेमी अचानक से गायब हो जाता है। ये सब काफी अजीब और बहुत डरावना होता है। एरन को यकीन हो गया था कि ये सब उसी प्राचीन वास की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी सभी इच्छाएं बिना किसी कारण पूरी होती जा रही थी। वो तुरंत लीजा के पास जाता है और उसको ये सब बताता है। लीजा उससे वास को दिखाने के लिए कहती है, जिस पर एरन उसका एक फोटो दिखाता है, जिसको देखने के बाद लीजा उसे कॉलिन नाम के एक आदमी के पास ले जाती है, जो एंटीक चीजों का डीलर था। वो एरन के पिता को भी अच्छे से जानता था। वो कॉलिन से वास के बारे में पूछते, जिस पर वो उनके सामने इसकी सच्चाई उजागर करता है। वो बताता है कि एरन के पिता के बीमार होने से पहले उन्होंने इसको खरीदा था, यानी उनकी बीमारी की वजह भी शायद यही वास हो सकता था। उन्होंने इसको एस्टेट सेल में खरीदा था। इसे बेचने वाले एंड्रयू विलियम्स थे, वही शख्स जिसने मूवी की शुरुआत में अपनी बीवी के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद कॉलिन बताता है कि विलियम को ये वास इराक में एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला था। प्राचीन काल में लोग इसे अपने रिचुअल्स में इस्तेमाल करते थे। ये एक तरह का डिबुक बॉक्स था, जिसमें एक खतरनाक जिन कैद था। इस्लाम में इन्हें जिन कहा जाता है और बाइबल में इन्हें अनक्लीन, अनहोली स्पिरिट माना जाता है। ये वास शापित था और इसको छूना भी एक बहुत बड़ा खतरा था। जब विलियम्स ने इसको छुआ तो वो पागल हो गया और उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला। फिर उसने अपनी खुद की जीभ काट ली। हालांकि उस दिन उसकी बेटी लेनेट बच गई थी। कॉलिन एरन और लीजा को लेनेट का एड्रेस देता है। अब सीन बदलता है और रात में बहुत तेज तूफान आता है। एरन बाहर जाता है, जहाँ येट्स उसको आवाज देता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। अचानक येट्स तूफान की वजह से गिर जाता है और एक भारी टहनी उसके शरीर के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये साफ था कि एरन का घर अब शापित हो चुका था। अगले दिन लीजा और एरन लेनेट से मिलने जाते। वो उसे वास के बारे में बताते। लेनेट उनको बताती है कि उस वास में एक जिन कैद है जो इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन ये कोई साधारण जिन नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक है। इसी जिन की वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया था। लेनेट बताती है कि उसके पिता अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी पूरे दिन काम में व्यस्त रहती थी। इसलिए उसके पिता ने एक विश मांगी कि उसकी पत्नी के 2 क्लोन बन जाए, ताकि एक उनके साथ समय बिता सके और दूसरा काम कर सके। लेकिन जिन ने उनकी विश को एक भयानक तरीके से पूरा किया। उसने उनके पिता के हाथों से ही उसकी माँ के 2 हिस्से करवा दिए, जिससे उसकी माँ की मौत हो गई। लेनेट बताती है कि ये जिन किसी भी रूप में आ सकता है, वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। इस पर एरन को समझ आता है कि जेरेमी असल में जिन का ही रूप था, इसीलिए कोई भी जेरेमी को नहीं देख पा रहा था, यहाँ तक कि लीजा भी नहीं। अब उन्हें इस जिन से किसी भी तरह छुटकारा पाना था, लेकिन इसका तरीका सिर्फ विलियम्स को पता था। इसीलिए लेनेट उन्हें अपने पिता से मिलाने के लिए एक आइलैंड पर ले जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो विलियम्स को बाहर लाया जाता है। वो कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने अपनी जीभ काट ली थी। इसीलिए वो पेन और पेपर पर लिखकर अपनी बात बताते हैं। विलियम्स एरन से पूछते हैं कि उसने अब तक कितनी इच्छाएं मांगी है, जिस पर एरन बताता है कि शायद उसने 5 से 6 इच्छाएं मांगी होंगी।
और उसकी आखिरी विश अपने पिता को कब्र में वापस भेजने की थी। ये सुनकर विलियम्स घबरा जाते हैं और चेतावनी देते हैं कि 7वीं विश कभी मत मांगना, क्योंकि 7वीं विश के बाद वो जिन उसकी आत्मा पर दावा कर सकता है। ये जिन की कीमत होती है। ये सब जानने के बाद एरन डर जाता है और लीजा के साथ वहाँ से निकल जाता है। लीजा उससे पूछती है कि अब वो क्या करेगा, जिस पर एरन कहता है कि वो अपनी माँ के साथ शिकागो लौट जाएगा। लेकिन लीजा उसको याद दिलाती है कि वो इससे भाग नहीं सकता है, क्योंकि जिन उससे जुड़ चुका है जो उसका पीछा करता रहेगा। अब एरन और लीजा को अपने आसपास के लोग काफी अजीब लगने लगते हैं, इसीलिए वो वहाँ से सीधे घर लौट जाते हैं। जब एरन घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली है। ये देखकर वो सदमे में आ जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। वो अब अकेले अपने कमरे में बैठा होता है। तभी जिन उसे एक और विश मांगने के लिए उकसाने लगता है। जिन उसके सामने उसकी माँ, लीजा और जेरेमी का रूप लेकर आता है। इस सदमे में एरन 911 को कॉल करता है ताकि उसकी माँ के शव को वहाँ से ले जाया जा सके। उसको लगता है कि अगर वो खुद को गिरफ्तार करवा देगा तो जिन से बच सकता है। लेकिन तभी डेरिक उसके घर आता है। डेरिक एरन को चेतावनी देता है कि वो लीजा से ना मिले, ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। डेरिक की बातों से एरन गुस्से में आ जाता है, जो एक और विश मांग लेता है। वो बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि मैं लीजा को कभी ना देख पाऊँ, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। डेरिक हंसता है और तभी एरन को एहसास होता है कि डेरिक असल में जिन था। जिन उसको तिरस्कार भरी नजरों से देखता है और हंसते हुए कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दूसरी ओर लीजा टायरन के घर जाती है। दरअसल डेरिक ने टायरन पर झूठा आरोप लगाया था कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था। टायरन को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में डेरिक के घर पहुंच जाता है, जहां डेरिक अपनी गन ढूंढने लगता है। लेकिन टायरन के पास पहले से ही उसकी गन थी। अब टायरन डेरिक से गुस्से में भिड़ जाता है, जो उसका गला दबाने लगता है। तभी वहां पर लीजा आ जाती है। वो टायरन को रोकती है, जिससे टायरन वो एविडेंस मांगता है जिसके जरिए कल डेरिक उसके अगेंस्ट खड़ा होने वाला था। लीजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन टायरन गुस्से में वहां से जाने वाला होता है कि तभी डेरिक उठकर उसके ऊपर हमला कर देता है। टायरन बचाव में डेरिक को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। असल में टायरन के सामने असली डेरिक नहीं, बल्कि जिन उसी के रूप में आया था, ताकि उसको भड़काया जा सके। ये सब एरन की विश का नतीजा था, क्योंकि उसने विश मांगी थी कि डेरिक कभी भी लीजा को ना देख पाए। और ये सब कुछ सच हो गया है। एरन जब तक वहां पर पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लीजा को सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन टायरन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसे लग रहा था कि सब उसके खिलाफ है। जिन ने स्थिति को और भड़का दिया था, इसलिए गलती से टायरन से गोली चल जाती है, जो लीजा को लग जाती है, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। इस घटना से टायरन इतना टूट जाता है कि वो खुद को भी गोली मारकर खत्म कर लेता है। एरन इन सब से गहरे सदमे में चला जाता है। उसको एहसास हो चुका था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसीलिए पछतावे में वो अपनी 7वीं और आखिरी विश मांगता है। वो चाहता था कि वो उसी दिन मर जाए जिस दिन टायरन ने उसको कार से टक्कर मारी थी। जिन उसकी ये विश पूरी कर देता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था, एरन की आत्मा पर अधिकार। एरन उसी पल में पहुंच जाता है जब टायरन ने उसे कार से टक्कर मारी थी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि एरन अभी भी जिंदा है और अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने जाता है। लेकिन जल्द ही उसको एहसास होता है कि वो असल में अपने कमरे में नहीं, बल्कि एक मिरर वर्ल्ड में है, यानी उसकी आत्मा अब जिन के कब्जे में थी। टर्किश मूवीज के अकॉर्डिंग जिन्स मिरर वर्ल्ड में रहते हैं, इसीलिए वो आसानी से गायब हो सकते हैं। अब उसको समझ आता है कि विलियम ने अपनी जीभ क्यों काट ली थी, ताकि वो अपनी 7वीं विश ना मांग पाए। लेकिन एरन ने वही गलती दोहरा दी और अपनी आत्मा हमेशा के लिए जिन को सौंप दी, जिससे अब उसे अनंत काल तक यहीं पर कैद रहना पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम केट को देखते हैं, जो अपने पति के कुछ एंटीक चीजों को बेच रही थी। अब वो ऐसा क्यों कर रही थी ये तो हम जानते हैं, क्योंकि एरन भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन केट ने उसको रोक दिया था। अब ये टाइमलाइन बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। ये उसी पॉइंट पर आ गई थी जब किसी को वास के बारे में कुछ भी नहीं पता था। केट लीजा को वास गिफ्ट के तौर पर देती है, क्योंकि लीजा शिकागो शिफ्ट हो रही थी। लीजा उस वास को लेकर वहां से चली जाती है, जिसका मतलब है कि अब ये श्राप उसके साथ शहर में पहुंच चुका था, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द फाइनल विश की ये दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई होगी।
वैसे इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक प्राचीन शापित वास इच्छाओं को पूरा करने के बहाने लोगों की आत्माओं पर कब्जा कर लेता है। विलियम, जिसको ये वास पहली बार मिला था, अनजाने में ही इस श्राप का शिकार बन गया था। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। जब उसको समझ आया कि 7 इच्छाओं के बाद उसकी आत्मा जिन की हो जाएगी, तो उसने अपनी जीभ को काट लिया ताकि वो अपनी अंतिम इच्छा ना मांग सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिनका मकसद सिर्फ लोगों की इच्छाएं पूरा करना नहीं था, बल्कि उनकी आत्माओं पर कब्जा करने का था। वो खुद को और ताकतवर बनाना चाहता था। वो सबको एरन की तरह ही फंसाता था, जिसके बाद वो उनकी आत्माओं को अनंत काल तक के लिए कब्जे में ले लेता था। ये एक अंडररेटेड हॉरर मूवी थी जिसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। बट फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।